तो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग शुरू करेंगे। आपका इससे पहले वाला भाग हम पढ़ा चुके हैं, जो चैनल के लिंक में नीचे मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं वर्णमाला। जहाँ हम पिछली बार ध्वनि से शुरू करके हम आगे जाके पूरे अध्याय तक ले गए थे आपको, तो वहाँ तक की परिभाषाएँ हम बाद में फिर से आपको बताएंगे जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। शुरुआत करते हैं आज ध्वनि वर्णमाला के आंतरिक भागों से। ठीक है, तो यहाँ ध्वनि, जैसा हमने आपको बताया था, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। फिर हमने बताया था आपको वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है 11 स्वरों की संख्या होती है, लेकिन मात्रा में इनकी संख्या क्या होती है? 9। मात्राएं इनकी 9 होती हैं। क्यों? क्योंकि कब हमारे अ का हम मात्रा नहीं लिखते, अ का मात्रा छुपा रहता है, लिखते नहीं, छुपा रहता है। ठीक है, मात्राओं की संख्या 9 की। हम आगे जाके इनको बताएंगे आपको, कैसे ये 9 है, कैसे ये 11 है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। इसमें कुछ और कुछ अन्य व्यंजन भी हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण है। ये सब हम आपको पहले इसके बाद वाले भागों में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर स्वर को हम कैसे भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार स्वर होते हैं, इनका कैसे उत्पत्ति हुआ, फिर इनको हम बोलने में कैसे यूज करते हैं, ये सब हम आपको अब बताने चल रहे हैं। देखिए, उत्पत्ति के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। कैसे कैसे होते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। लघु स्वर जो होता है हमारा अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जो होते हैं आ, ई कौन सी? बड़ी, और बड़ा उ। संयुक्त व्यंजन देखिए, आपको स्वर संधि के, देखिए स्वर संधि के आपको, अच्छा, ये देखो कहीं गुण संधि आपको दिख रही है? अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ। यदि आप पहले कभी थोड़ी बहुत अगर संधि के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने स्वर संधि में पढ़ा होगा, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए आप, अ धन ई बराबर ए, आपको गुण संधि के बारे में हल्का हल्का याद दिला रहा होगा। अ धन उ बराबर ओ। ठीक, और इधर देखिए, इधर अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर औ। ये आपको कहीं न कहीं वृद्धि संधि का आपको ज्ञान करा रहा होगा, याद दिला रहा होगा, जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे कक्षा में पढ़ाएंगे उसको। ये एक हमने आपसे क्या कहा था कि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला अकेले नहीं है, ये अपने साथ 2-3 हिंदी के अध्यायों को लेके चलता है। जैसे आपको जो बताया था, संधि के बाद ये कभी कहीं कहेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय को भी बताता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय को भी बताता है। आप जब आगे देखेंगे, उदाहरण में आती है, तो उनको हम आगे बताएंगे। आगे चलिए, तो ये हो गया हमारे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। आइए देखते हैं समय या उच्चारण के दौरान लगने वाले समय के आधार पर। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय, जैसे कि ह्रस्व मतलब जो कम समय लगाते हैं। दीर्घ जो ह्रस्व से ज्यादा समय लगाते हैं, एवं प्लुत जो सबसे अधिक स्वर लगाते हैं, सबसे अधिक समय लगाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं ह्रस्व में अ, ई, उ, री। देखिए, आपको जब उच्चारण करेंगे, अ जल्दी से खत्म हो गया, अ, ई तुरंत खत्म हो गया। इसमें हमको खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो हम इसका जब उच्चारण करते हैं, इसमें समय जो है थोड़ा अल्प मात्रा में लग रहा है। उ हमको जल्दी से बोलते हैं। देखिए, उ, ई, अ,
री, ठीक है। और आइए दीर्घ दीर्घ देखते हैं, दीर्घ देखते हैं आ, देखिए समय ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, आ देखिए आ, अ आ, ई, ये ई नहीं है, ई नहीं है, ई ई ई, उ ऊ, देखिए इस ऊ के अपेक्षा इसमें अधिक समय, इस ई के अपेक्षा इस ई में अधिक समय, ए, आए, ओ, औ, देखिए इसमें इन इन स्वरों की अपेक्षा इनमें अधिक समय लग रहा है। और आइए देखते हैं आप प्लूत, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए आ, ई, ऊ, अगर हम इसका देखिए उच्चारण अगर हम जैसे करेंगे उसी के साथ आपका शुद्ध हिंदी उच्चारण भी आएगा, और जब उच्चारण आप सही करेंगे तो आपको लेखन कौशल में भी ये मदद करता है। क्योंकि अगर लेखन कौशल, अगर सारे भाषा में मुख्य बात क्या है, ध्वनि, ये सब क्या है, ध्वनियाँ ही तो है, और ध्वनि में लगने वाले समय के अनुसार मात्राएं आती है। जैसे मैंने बताया ना, मात्रा के अनुसार 9 मात्राएं होती है स्वर की, तो वो स्वर की मात्राएं कहाँ कब कैसे लगेंगी ये इस पे डिपेंड करता है, कब छोटा मात्रा लगेगा, कब बड़ा मात्रा लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ आता है प्लूत। प्लूत में हम देखते हैं, ये जब कभी हम किसी को दूर से पुकारते हैं, किसी के बारे में, किसी को कोई दूर व्यक्ति है, कहीं दूर जा रहा है, थोड़ा दूर हो गया, तो उसको अब जैसे कि राम है यार, अगर आपके सामने तो उसको राम बोल देंगे, लेकिन दूर है तो उसको क्या बोलेंगे, राम चिल्ला के बोलेंगे ना, उसको थोड़ा सा देर तक खींच के बोलेंगे और ज़्यादा खींच के बोलेंगे। इसीलिए जैसे ओम, ओम को हम खींच के बोलते हैं, राम, राधा, राधा, ठीक है। जब पुकारते किसी को है, पुकारते टाइम इसको यूज किया जाता है। जब हम पुकारने का काम करते हैं तो प्लूत स्वर का हमें प्रयोग करना पड़ता है। आइए, आपको हमने एक प्रकार ये बता दिया उत्पत्ति के आधार पर, एक दूसरा हो गया लगने वाले समय के अनुसार, और ये आपका तीसरा है जीवा। जीवा है कि मुंह के जीवा में, जीवा के आगे से लगेगा स्वर उत्पत्ति के आधार पे, स्वर उच्चारण समय के अनुसार, स्वर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीवा स्थान। जीवा है कि जीव के आगे, वो हमारे मुख में जो जीव है, जीव के आगे का प्रयोग करके, पीछे का हिस्सा प्रयोग करके, या मध्य का हिस्सा प्रयोग करके हम कैसे उच्चारण करते हैं। देखिए ये 3 प्रकार के, जीवा के अनुसार ये 3 प्रकार के, ये पहला अग्र, दूसरा मध्य, और तीसरा क्या है, पश्च। अग्र देखिए, अग्र जो है आगे वाले, जीव के आगे वाले हिस्से में, ई, जब हम ई करते हैं या ए करते हैं तो जीव का आगे वाला हिस्सा हिलता है, ई ऊ, सॉरी ई ए, जीव का आगे वाला हिस्सा। अ हमारे कंठ से निकलता है, लेकिन हमारे जीव के मध्य हिस्से से अ का उच्चारण होता है। आ जब हम मुंह को बड़ा खोलते हैं और अंदर से जीव के अंदर के भाग, जीव के अंदर वाले भाग से ये उच्चारण होता है, आ, उ, ओ, औ एवं, ठीक है।